नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम छंद, जिसे अंग्रेजी में मीटर्स कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। इनका बेसिक वीडियो है, जीरो से हम चालू करेंगे। अधिकतर बच्चों को इसमें ये समस्या आती है कि उन लोगों को मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद की गणना करने नहीं आता। मात्रा कैसे और किस प्रकार से लगाया जाता है, इसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं हो पाती। तो बेसिक चीजों को आज देखेंगे, उसके बाद छंद के प्रकार में हम कल या अन्य वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि ये छंद शब्द का उल्लेख कहां से हुआ, इसके प्रणेता का नाम क्या है, छंद के परिभाषा और उनके अंगों या चरणों के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि आखिर ये छंद शब्द का उल्लेख हमको कहां से मिला। उल्लेख, ठीक है। छंद शब्द का उल्लेख हमको मिलता है हमारे सनातन धर्म में जो 4 वेद होता है, उनमें से जो पहला वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम इसके जो 10वें नंबर का जो मंडल है, इस मंडल में जो सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त, इस पुरुष सूक्त के 90वें नंबर के जो सूक्त है, उस सूक्त में सर्वप्रथम छंद शब्द का उल्लेख मिला, ठीक है। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के जो 90 नंबर के जो सूक्त है, वहां पर छंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। राइट। अब अपने को क्या देखना है कि छंद शब्द का प्रयोग होने के बाद उसका उपयोग हुआ, उपयोग होने के बाद उससे संबंधित कई शास्त्र लिखे गए। तो इनके अध्ययन के लिए जो शास्त्र उपयोग किया गया वो कहलाएगा हमारे पास क्या, छंद शास्त्र। छंद शास्त्र। अब आपको देखना है कि आखिर ये छंद शास्त्र है क्या, अर्थात ऐसा शास्त्र जिसमें छंद द्वारा किए गए रचना व उनके गुण अवगुण का अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है छंद शास्त्र। यानी ऐसे शास्त्र जिसमें छंद द्वारा रचित जो रचना है, उस रचना के गुण और दोष का अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र एक पुस्तक का भी नाम है और जिसके रचयिता का नाम है पिंगलाचार्य, ठीक है। इसके रचयिता का नाम क्या है, पिंगलाचार्य। चूंकि इसकी रचना पिंगलाचार्य ने किया, इसी कारण से पिंगलाचार्य जी को छंद का क्या माना जाता है, जनक या प्रणेता माना जाता है। और इसके रचयिता होने के कारण से छंद शास्त्र का एक अन्य नाम है जिसे कहा जाता है पिंगल शास्त्र। क्या बोला जाता है, पिंगल शास्त्र। क्योंकि इसका जनक पिंगलाचार्य है, उसी के नाम पर छंद शास्त्र का एक और यह नाम पड़ा जिसे बोला जाता है पिंगल शास्त्र। ये तो हो गया कि आखिर ये शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ, कैसे आया वो। अब हम देखते हैं कि छंद शब्द की व्युत्पत्ति, ठीक है। ये छंद शब्द जो है संस्कृत भाषा के चद धातु से बना है, चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, इस चद शब्द का अर्थ होता है आहादित करना। आदित करना अर्थात क्या करना,
प्रसन्न अर्थात खुश करना। यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि आप दो टाइप से हिंदी में रचनाएं पढ़ते हैं, एक गद्य और दूसरा पद्य। पद्य जिसे काव्यांश कविता भी कहा जाता है। तो जितने भी हम गद्य पढ़ते हैं, गद्य का नियामक, ठीक है। गद्य का नियामक किसे माना जाता है? व्याकरण। यानी गद्य रचना का जो मापन किया जाता है, यानी नियामक यानी होता है मापक, यानी गद्य रचना को मापने का काम व्याकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो पद्य रचना होता है, जो काव्यांश रचना होता है, उसको मापने का काम या उसका नियामक क्या होता है? छंद। यानी जो पद्य रचना है उसको हम छंद के माध्यम से मापने का कार्य करते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि आपको काव्यांश को अच्छे से समझना है, पद्य वाली रचना को अच्छे से समझना है, तो आपको छंद का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तभी आप आसानी से और अच्छे से इनके बारे में क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। छंद के अंगों के बारे में देखते हैं। छंद के कुल 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। उनका नाम क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं। पहला चरण, पद या उसी को पाद कहते हैं। दूसरा है आपके पास वर्ण व मात्रा। वर्ण जिसे अक्षर बोलते हैं, इंग्लिश में लेटर कहते हैं, और मात्रा। तीसरा है गण। तीसरा क्या है? गण। चौथा है, गण के बाद हमारे पास आता है लय और गति। लय और गति। पांचवा यति या उसी को बोला जाता है विराम। यति या विराम। छठवें नंबर का है जिसे बोला जाता है तुक। क्या बोला जाता है? तुक। तो यहां पे छंद के जो 6 अंग है वो इस प्रकार से हुआ। पहला चरण, पद या उसी को पाद भी बोलते हैं। दूसरा वर्ण और मात्रा। तीसरा गण। चौथा लय और गति, यानी जो भी कविता होता है उसको पढ़ने का लय क्या है, किस गति से उनको उच्चारित किया जाना चाहिए या पढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास यति और विराम, यानी रुकने का स्थान, किस प्रकार से उनको कहाँ पे कितना रुक के पढ़ना है ये। उसके बाद आता है तुक। 2 प्रकार के होते हैं, तुकांत और अतुकांत। एक ही वर्ण से जो अंत होता है, एक ही वर्ण या एक ही शब्द से, वो कहलाता है क्या? तुकांत। तुक धन अंत। और एक समान नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अतुकांत। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा में इन्हीं का उपयोग करेंगे। इन सबको एक बार बोल देंगे। क्या बोलेंगे? चरण, वर्ण, मात्रा, गण, लय और तुक, यति, विराम, तुक आदि से बंधी हुई रचना। आदि से बंधी हुई रचना छंद कहलाता है। ठीक है, आदि से बंधी हुई रचना क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। इन सबको लिखना है और बताना है कि आदि से बंधी हुई या आदि से नियोजित रचना छंद कहलाता है। ठीक है, या दूसरा परिभाषा ऐसी भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? पहला परिभाषा। दूसरा बोल सकते हैं कि ऐसी पद्य रचना, ऐसी
पद्य रचना जो चरण, वर्ण व मात्रा, गण, लय और गति, यति विराम, तुक आदि से बंधी हुई हो तो उसे क्या बोला जाता है? छंद। ऐसी पद्य रचना जो इन अंगों से बंधा हुआ हो तो उसे क्या बोला जाता है? छंद। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखते हैं एक एक अंगों के बारे में। छंद के अंग जिसमें पहला है हमारे पास चरण, पद या उसी को पाद कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो कविता होती है, जो पद्य रचना होता है या काव्यांश होता है, उनके जो पंक्ति होती है उसी को चरण कहते हैं। यानी कविता की पंक्तियां, कविता की जो पंक्तियां होती है उसी को क्या बोला जाता है? चरण। और छंद रचित कविताओं की जो पंक्तियां होती है उसमें चरण जो है, चरण की संख्या ज्यादातर आपको 4 चरण वाले छंद मिलेंगे। 4 के अतिरिक्त 6 भी हो सकता है, कभी कभार 8 भी हो सकता है। ठीक है, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम चरणों के आधार पे देखें, चरण के आधार पर जो हमारे पास संख्या होती है वो 2 रूप में होते हैं चरण। एक होता है आपका समचरण और दूसरा होता है कौन सा चरण? चलो पहले वाले को विषम चरण लिख लो, ये मान लीजिए विषम चरण। और दूसरा जो है वो कौन सा चरण? समचरण। ठीक है, विषम चरण जैसे मान लीजिए 4 बोला, मान लीजिए कोई कविता है जिसमें 4 पंक्ति, ये पहला, अल्प विराम के बाद दूसरा, फिर तीसरा, अल्प विराम के बाद चौथा। ठीक है, तो इसमें कुल कितने चरण हो रहे हैं? 4। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो संख्या के आधार पे आप बता सकते हैं कि 1 और 3 जो है किस में आएगा? आपका विषम चरण। 2 और 4 किस में आएगा? समचरण। या मान लीजिए और आगे बढ़ जाता है, ये मान लीजिए 5वां चरण और ये मान लीजिए 6वां चरण, तो यहां पे एक और बढ़ जाएगा, 5वां भी आपका विषम होगा और 6वां जो है क्या होगा? आपका सम होगा। इस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ सकती है। तो विश्वास करता हूं कि ये चरण आपको समझ में आए होंगे। कविता की जो पंक्ति होती है वो चरण होता है। ज्यादा से ज्यादा 4 वाले आपको ज्यादातर मिलेंगे, 4 के अतिरिक्त अच्छे या उससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा वाले छंद हो सकते हैं। और चरण को अगर देखे जाएं तो इसके चरण के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले विषम चरण, दूसरा समचरण। संख्याओं को जो काउंटिंग करते हैं, जैसे 1, 3, 5 ये विषम है, तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के जो पंक्तियां होंगे वो विषम में आएंगे, 1, 3 और 5 वाले, जबकि 2, 4 और 6 वाले सम पंक्ति में आएंगे। चलिए, अब आता है हमारे पास जो दूसरा है वो है वर्ण और मात्रा। ठीक है, ये वर्ण और मात्रा का उपयोग आप लोग जनरली करते ही हैं। हिंदी में जब आपने शुरुआत किया होगा, वर्ण, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण, जिसे हम अक्षर या इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? लेटर कहते हैं। ठीक है, ये वर्ण और वर्णों पर जो 13 स्वर होते हैं जो मात्रा के रूप में लगते हैं वही आपका क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। ठीक है, तो ये वर्ण हुआ और क्या हुआ? मात्रा। वर्णों के आधार पर जो मात्राएं लगाई जाती है वो मात्रा जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु और दूसरा गुरु। 2 टाइप से मात्रा जो है वर्णों पे क्या किया जाता है? लगाया जाता है। वर्ण व मात्रा। ठीक है, आप तो इसके बारे में जानते हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में टोटल आप कितने वर्ण होते हैं, उसी वर्ण को हम क्या बोलते हैं? अक्षर, या अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? लेटर।
क्या बोला जाता है? लेटर। और वर्णों का उच्चारण करने में, वर्णों का या अक्षर का उच्चारण करने में लगा समय, जितना समय लगता है वही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे स्पष्ट आपको पता चल रहा है कि उच्चारण करने में जो लगा समय होता है वही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। अर्थात मात्रा की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से वर्ण के प्रकार, यानी मात्रा के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं। पहला का नाम है लघु वर्ण, लघु वर्ण, ठीक है। और दूसरा का नाम है दीर्घ, या इसी को गुरु वर्ण कहते हैं। ठीक है, पहला क्या हुआ? लघु वर्ण, दूसरा क्या हुआ? दीर्घ वर्ण या गुरु वर्ण कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्या दिया है। अब आप देखो लघु वर्ण को किससे शो किया जाता है, या जब इसकी काउंटिंग की जाती है तो इसको बोला जाता है एक मात्रा। लघु वर्ण को एक मात्रा के रूप में गिना जाता है, जबकि दीर्घ वर्ण को गिनती किया जाता है कितने मात्रा के रूप में? दो मात्रा के रूप में जब गिनती किया जाता है उस समय किया जाता है। और आपको यह भी याद रखना है कि जो लघु वर्ण होता है उसको इस प्रकार से खड़ी रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि गुरु को एक टाइप से एस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि हम लोग ऐसे यूज करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है इसको क्या बोला जाता है। ये आई टाइप से रहता है, इसको क्या कहा जाता है, और एस टाइप से रहता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है पाई। क्या बोला जाता है? पाई। और इसको बोला जाता है सर्पिल, सर्पिल रेख। इसको क्या बोला जाता है? सर्पिल रेख। लेकिन जब हम इसको काउंट करेंगे तो एक मात्रा के रूप में एस जैसे जो दिख रहा है सर्पिल रेख, जिसे काउंट करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? दो मात्रा गिना जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पे हिंदी में आप लोग जो स्वर के बारे में पढ़ते हैं, और वही स्वर जितने भी व्यंजन होते हैं उस पर मात्रा के रूप में लगता है। तो उसी को थोड़ा यहां पे देख लेते हैं, किन किन स्वरों का, 13 स्वरों का उपयोग करते हैं। जैसे आ, उसके बाद ई, बड़ी ई, ऊ, उसके बाद ऋषि का री, उसके बाद ए, उसके बाद ओ, औ, अहा। ये टोटल आप हमारे पास कितने स्वर हुआ? 13 स्वर। इसमें लगे हुए मात्रा क्या क्या है इनको भी देख लो। जनरली इसको मात्रा इसमें नहीं होता, लेकिन ऐसे शो कर देंगे, मान लीजिए पहचान के लिए। इसमें आ की मात्रा, इसमें छोटी ई की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा, ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, और ये वाला आपका आहा की मात्रा। इनमें से कुछ ऐसे मात्राएं हैं जो कैसा है, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसमें जो मात्रा लगी हुई है वो जो है लघु कहलाता है और कुछ गुरु कहलाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से लघु के अंतर्गत आता है और कौन कौन से गुरु के अंतर्गत आता है। तो ये पहला हमारे पास है लघु, ठीक है, और दूसरा है आपके पास गुरु। लघु और गुरु के आधार पे यदि हम इसको काउंटिंग करें तो हमारे पास क्या पता चल सकता है? ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं जिसको हम बोलेंगे, उच्चारित करेंगे, जिसमें कम समय लगेगा वो लघु के रूप में कहलाएगा, और जिसमें ज्यादा समय लगेगा वो गुरु के रूप में
कहलाएगा। चलिए इसी के आधार पे इनको देखते हैं। ये हमारा क्या है, लघु वर्ण, और ये हमारा क्या है, गुरु या दीर्घ वर्ण। अब आप देखो यहाँ पे इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। आ, इसको बोलेंगे तो जल्दी बोला जाएगा आ, और इसको क्या बोलेंगे, आ। यानी मान के चलो ये लघु है और आ जो है दीर्घ है, ठीक है। उसके बाद देखो ई, ई ये आपका क्या है, लघु और बड़ा वाले दीर्घ। उसी प्रकार से ऊ, ऊ ये आपका क्या है, लघु और बड़ा ऊ दीर्घ। री भी आपका लघु में आएगा। उसके बाद इधर जो है सॉरी, इधर जितना भी है वो सब दीर्घ के अंतर आएंगे। क्या क्या, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, राइट। इसके अतिरिक्त इसमें जो चंद्र बिंदु वाला आएगा उसको भी हम लघु के रूप में काउंट करेंगे। साथ ही साथ जो संयुक्ताक्षर वर्ण के पहले का वर्ण, जो संयुक्त अक्षर आएगा, जुड़े हुए अक्षर आएंगे, उसके पहले का वर्ण चाहे वो लघु क्यों ना हो, सॉरी उसके पहले का वर्ण जो है हमेशा क्या होगा, लघु ही काउंट होगा, ठीक है। अब इसको बाद में और समझाऊंगा आपको। अब आप देखो यहां पे, अब यहां पे आपके पास क्या होगा, संयुक्ताक्षर वर्ण वाले वर्ण, ठीक है। यहां पे ये लिखना पड़ेगा आपको, संयुक्ताक्षर वर्ण के वर्ण, संयुक्ताक्षर वर्ण। जैसे एक उदाहरण यहीं पे ले लेता हूं, तब आप लोगों को यह आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ण लेता हूं, जैसे चलो अक्षर, ठीक है। ये चार हमारे पास संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए क्या क्या संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनकी भी जरूरत आपको पड़ेगी। जो संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं, वो तो अपने आप में खुद लघु होता है, लघु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लघु। यहां पे लिख देता हूं, और इसमें गुरु क्या बन जाएगा, संयुक्ताक्षर वर्ण के ठीक पहले का वर्ण। जो संयुक्ताक्षर आएगा ठीक उसके पहले का वर्ण क्या बन जाएगा, आपका गुरु, गुरु बन जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, ये आपका संयुक्ताक्षर है, इसलिए स्वयं लघु कहलाएगा, और इसके सामने का वर्ण लघु होते हुए भी गुरु हो जाएगा। ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे यहां पे बोला है संयुक्ताक्षर वर्ण के पहले वाले लघु होते हुए भी गुरु बन जाएगा, ठीक। और वो स्वयं क्या होगा, लघु होगा। अब मान लीजिए यहां पे छा में आ की मात्रा हो जाता, तो ये तो संयुक्ताक्षर होने के कारण सामने वाले को गुरु कर दिया, लेकिन स्वयं आ की मात्रा के कारण लघु होते हुए भी गुरु बन जाएगा। वो उसमें आ की मात्रा लगा ना, इसलिए वो भी गुरु हो जाएगा, ये भी याद रखना है। इसमें एक चीज और याद रखो, हलंत, हलंत वर्ण वाले, हलंत वर्ण वाले के ठीक पहले का वर्ण, हलंत वर्ण आएगा। जो हलंत वर्ण आएगा ठीक उसके पहले का वर्ण भी क्या बन जाएगा, गुरु। फॉर एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं, राजन, ये राजन शब्द है,
यहां पे ना में क्या लगा हुआ है, हलंत, ठीक है। हलंत जो है ना को आधा शो कर रहा है, तो ठीक इसके ठीक पहले का जो वर्ण है वो लघु होते हुए भी गुरु में गिनती आएगा, इसलिए जा लघु है फिर भी उसको गुरु के रूप में काउंट करेंगे। यही मेन है, मात्रा लगाते समय या वर्णों के आधार पे काउंट करोगे तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्णिक छंद में, लेकिन जो मात्रिक छंद होता है उसमें इन चीजों को जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। इसको ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, संयुक्ताक्षर वाले वर्ण, संयुक्ताक्षर वाले वर्ण ऑलरेडी क्या कहलाएंगे, लघु कहलाएंगे। इतना याद रखना है, उसके बाद आपको मात्रा वगैरह लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। को ह्रस्व वर्ण भी कहते हैं और दीर्घ को क्या बोला जाता है, गुरु वर्ण भी कहा जाता है। इसको गिनती करते समय 1 गिना जाता है और इसको कितना गिना जाता है, 2। इसमें क्या क्या आएगा वो तो आपको पूरा बता दिया हूं, तो उसमें हम इन्हीं के आधार पे मात्रा लगाने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला शब्द है, कौन सा है, राजन, पूरा इसमें लगाएंगे। अब आप देखो यहां पे, आप देखो हलंत शब्द है, हलंत शब्द होने के कारण से ये एक प्रकार से इसके पहले का वर्ण क्या कहलाएगा, गुरु, अर्थात ये आपका गुरु, और रा की मात्रा है तो ये ऑलरेडी आपका गुरु है, और ये हलंत वाले लघु हो जाएंगे। इतना को अगर आप लगा लिए तो मात्रा लगाने में, काउंटिंग करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए देखिए, ब्रज, ब्रज यानी संयुक्त अक्षर हुआ। संयुक्त अक्षर स्वयं लघु होता है और सामने वाले वर्ण को गुरु बना देता है, इसके सामने तो वर्ण है ही नहीं, तो ये ऑलरेडी लघु और ये भी लघु। सुंदर शब्द, छोटा उ की मात्रा है इसलिए लघु है, और अम की मात्रा है तो अम की मात्रा किसके अंतर्गत आता है, आपका गुरु के अंतर्गत आता है, इस कारण से ये गुरु हुआ। और ये दा लघु, रा भी लघु। उद्यम, उ अधता मिले यम, ये संयुक्ताक्षर हुआ। संयुक्ताक्षर होने के कारण सामने वाले को गुरु बनाएगा और स्वयं लघु होगा, और ये भी लघु होगा, ठीक है। अगर इसी में एक और मात्रा हो जाता तो ये तो सामने वालों को गुरु तो बनाया और स्वयं एक और मात्रा, इस कारण से ये भी गुरु हो जाता। अब आप देखो ये नित्य, ये संयुक्ताक्षर हुआ, इसलिए नी शब्द जो है लघु होते हुए भी क्या बनेगा, गुरु, और ये ऑलरेडी लघु। अब यहां पे आप क्लियर करो, निश्चिंत। अब आप देखो इसमें आप शुरू में मान लीजिए लघु लगा देते हो तो यहाँ पे संयुक्ताक्षर है तो गड़बड़ होगा, इसलिए इसके सामने में क्या लगेगा, गुरु, क्या लगेगा, गुरु, और ये क्या है, संयुक्ताक्षर है और छोटी की मात्रा है, इस कारण से ये लघु और ये भी आपका लघु। अब देखो हंसी, अर्धचंद्र बिंदु वाला जो है किसके अंतर्गत आता है, आपका वो जो है आपका इसके अंतर्गत आता है, लघु काउंट होता है, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएंगे, लघु, और ये आपका क्या है, गुरु, ये लघु, और बड़े में सा में बड़ी की मात्रा इसलिए गुरु। आंख में आप देखो, आंख में कौन सा लगा हुआ है, अर्धचंद्र बिंदु, लेकिन इसमें तो आ की मात्रा है ना, अर्धचंद्र बिंदु के कारण से क्या होगा, लघु, लेकिन आ के मात्रा के कारण से ये भी गुरु और खा जो है लघु, याद रखेंगे। यहाँ पे वैसी भी देख लो, अम की मात्रा और आ की मात्रा के कारण से ये ऑलरेडी गुरु और त जो है लघु। छत्री जो है संयुक्त अक्षर है, स्वयं लघु होता है लेकिन सामने वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए किसी को गुरु नहीं बना पाएगा। अब यहाँ पे आप देखो त्र, क्षत्रिय, हाँ यहाँ पे आपको केयर करना है, क्षत्रिय, त्र शब्द जो है भी क्या है, आपका संयुक्ताक्षर है, इसलिए ये छा वाले गुरु बनेगा और ये अपने आप में लघु और यह जो है लघु। अब आप देखो रक्षक, ये संयुक्ताक्षर हुआ, संयुक्ताक्षर के पहले का वर्ण गुरु बन जाता है और स्वयं में अगर कोई मात्रा वगैरह नहीं लगा है तो वो भी लघु, और का तो ऑलरेडी लघु है ही। अब आप देखो यहाँ पे शत्रु, त्र कौन सा वर्ण है, संयुक्ताक्षर, इसलिए इसके सामने वाला सा गुरु और ये स्वयं में छोटा उ की मात्रा है, इसलिए क्या हो जाएगा,
लघु, अगर बड़ा ऊ का मात्रा होता तो ये भी गुरु हो जाता, राइट। अब देखो यज्ञ में ज्ञ जो है संयुक्ताक्षर है, रेडी वाला संयुक्ताक्षर, तो इसके सामने वाला ये गुरु और ये लघु ज्ञा। अब आप देखो यहाँ पे लघु बना है क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं था, अब यहाँ पे मात्रा है, वो भी बड़ा वाला मात्रा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुरु और ये क्या हो जाएगा, लघु। श्रम में श्रा संयुक्त जो अक्षर होता है वो ऑलरेडी लघु होता है, सामने वाले को गुरु बनाता है, तो सामने तो है ही नहीं, तो ये भी लघु। श्राप में देखो आ की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे देखो श्रावस है तो लघु, यहाँ पे आ के मात्रा के कारण गुरु और ये आपका लघु, ठीक है। और लेके चल लेते हैं एक आध, अगर और देखना है तो और भी देखा जा सकता है, लेकिन इतना सफिशियंट है आप लोगों को समझने के लिए। जैसे कोई शब्द एक और ले लेता हूं मैं, मान लीजिए लेके चलता हूं हस्त। अभी तक जैसे आपको ये नहीं लगेगा ये संयुक्त अक्षर है, श्रा ज्ञा त्रा और श्रा ज्ञा त्रा और छ, ये चारों ये भी तो संयुक्त अक्षर है ना, अधा सा मिले आपका टा है, हस्त ये भी क्या है आपका संयुक्त अक्षर, तो इसके सामने वाला ये गुरु होगा और ये स्वयं क्या हो जाएगा, लघु। अगर इसी में कोई और मात्रा लग जाता तो वो भी क्या बन जाता, गुरु बन जाता, अगर बड़े वाले मात्रा लगा हो तो। विश्वास करता हूं कि ये भी आपको समझ में आएंगे, इतना मात्रा अगर आपको लगाने आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलते हैं छंद के तीसरे नंबर के अंग की ओर। तीसरे अंग में क्या दिया है, लय व गति। तो लय और गति क्या है, जैसे कोई हम कविता काव्य को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आवाज के उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, लय। कविता को पढ़ते समय जब हम अपने स्वर में उतार चढ़ाव लाते हैं तो उसी को कहा जाता है लय। पढ़ने के प्रवाह या लय को, जिस प्रवाह से हम पढ़ते हैं, जिस लय से हम पढ़ते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, गति। तो लय और गति समझ आया, यानी आवाज में जो उतार चढ़ाव होता है वो लय, और पढ़ने के प्रवाह या जो लय होता है वो क्या कहलाता है, गति। अब आता है चौथे नंबर का, जिसमें आता है यति व विराम। विराम यानी एक प्रकार से क्या करना, रुकना या ठहराव। वर्ण या मात्रा के उच्चारण के लिए, यानी जब हम पढ़ते हैं तो वर्ण और मात्रा का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करने के लिए सांस लेने के लिए हमें रुकना पड़ता है। जब उच्चारण करते हैं तो हमें सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, उसी को बोला जाता है यति या विराम। तो कौन कौन से जगह हमको रुक के चलना पड़ता है, तो यहाँ पे जो सिंबल दिया गया है ये आई जैसे, फिर एक आपका पूर्ण विराम डबल वाले है, क्वेश्चन मार्क वाले है, और ये आपका और सिंबल है। इसके अतिरिक्त जैसे अल्प विराम वगैरह है, अर्ध विराम वगैरह है, वहां पर भी आपको रुक कर पढ़ते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। इसी को बोला जाता है क्या, यति या विराम, ब्रेकर कहा जाए एक प्रकार से। उसके बाद है तुक। तुक के अंतर्गत क्या है, छंद के चरणांत यानी चरण का अंत। छंद के चरणांत में ऐसे जनरली आपका दोहा चौपाई में एक, उसके बाद दो लकीर रहता है। ये बोलता है कि थोड़ा कम रुको, ये बोलता है कि थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुको। अब क्या बोल रहा है, छंद के चरणांत की अक्षर की समानता, यानी छंद के अंतिम के जो वर्ण रहेगा या अक्षर रहेगा, जो स्वर या व्यंजन के रूप में रहेगा, को हम क्या बोलते हैं, तुक। यानी समान हुआ तो वो कहलाएगा क्या, तुकांत। यानी जैसे कोई कविता के अंतिम में मान लीजिए की शब्द आ गया, दूसरा वाले में भी आपका की शब्द आया, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या है, तुकान। तुक धन अंत, तुक धन अंत, यानी समान अक्षर या समान वर्ण या समान मात्रा में उनका अंत हुआ। अब जैसे की आ रहा है, एक आध में कोई दूसरा शब्द आ गया, मान लीजिए सा आ गया, तो ये और ये दोनों तो तुकांत है, लेकिन इन दोनों में अगर बोले तो क्या ये दोनों तुकांत हुआ, क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसलिए इनको बोला जाता है अतुकांत, यानी तुक ना होना। ठीक है, तो यहां पे देखो तीन और आपको समझा दिया, लय व गति, उसके बाद है यति विराम, और आता है तुक। अब लास्ट वाले में चलेंगे जिसका नाम है गण। गण
इनके बारे में देखेंगे, ये अंतिम है। ये 6 अंगों को पढ़ने के बाद विशेष तौर पे वर्ण, मात्रा और गण, इनको पढ़ने के बाद आपको गणना करने के लिए, यानी चाहे आप मात्रा के आधार पे गणना करो, चाहे वर्ण के आधार पे गणना करो, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए इसी को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, गण का अर्थ होता है समूह। गण का मतलब क्या होता है? समूह, ग्रुप। यह समूह 3 वर्णों का होता है, यानी 3 वर्ण मिलकर ही समूह बनेंगे, ना तो उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। फिक्स 3 ही होना चाहिए, 2 नहीं हो सकता, 4 या उससे अधिक भी नहीं हो सकता, ये याद रखोगे। लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को ही गण कहा जाता है। यानी लघु और गुरु मिलकर क्या बनाएगा? 3 वर्णों का समूह बनाएगा, जिसे हम मात्रा लगा के लघु या गुरु के रूप में क्या करेंगे? लिखेंगे। वही आपका क्या कहलाता है? गण कहलाता है। अब आप देखिए, इनको याद करने के लिए ये शब्द लिखा गया है। ये शब्द के आधार पर ही जो हमारे पास गणों की संख्या जो 8 होती है, वो 8 गणों की संख्या यहाँ पे आसानी से लिखा जाएगा। ये गण को लेंगे, यहाँ पे गण को लेने के बाद क्या करेंगे? उस गण से रिलेटेड यहाँ पे क्या नाम आता है वो, और उसमें मात्रा भी हम क्या करेंगे? लगाएंगे। राइट। तो चलिए देखो, ये क्या लिखा हुआ है? या माता राज। देखो, या माता राज भान सलगा, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है ना, नहीं तो कठिन जाना। या एक साथ भी बोल सकते हो, या माता राज भान सलगा, या माता राज भान सलगा। अब यहां पे देखो कि बोधक वर्ण से आरंभ करके उसके बाद के 2 वर्णों को लेने से गण निकलता है। यानी शुरू के एक शब्द को लोगे, लेने के बाद उसमें पीछे के 2 शब्दों को, यानी बोधक वर्ण से आरंभ करके, यानी जिस शब्द को हम आरंभ कर लेंगे उसके बाद के 2 वर्णों को और लेंगे, तो एक जो हम बोल रहे हैं उसके बाद वाले 2, यानी 3 हुआ। तीनों का ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, वही हमारे पास गण के रूप में प्राप्त होंगे। तो चलिए देखो, ये हमारे पास क्या है? शुरू में है या, उसमें गण शब्द लगाना है। इसमें केवल मात्रा को छोड़कर एक मात्रा को छोड़कर जो वर्ण है उसी को लिखेंगे। यहां पे या है तो क्या लिखेंगे? यगन। राइट। मां है तो मां नहीं लिखना है, बल्कि मां मगन। उसके बाद ता है तीसरे नंबर में तो तगन। रा है चौथे नंबर में तो रगन। जा है तो जगन। ठीक है। भा है तो भगन। ठीक है, भा तक पहुंच गया। न है तो नगन, और सा है तो सगन। मेरे ख्याल से ये आपको समझ आएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये ला को क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि ला के बाद एक वर्ण है, जबकि 3 वर्ण का जोड़ा होना चाहिए। इस कारण से यहीं पे आपका क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, याद रखना। अब आप देखो, अब ये तो हुआ गण, 8 गणों का नाम। अब गण के आधार पे इनके शुरू वाले शब्द ले रहे हैं तो 2 शब्द और जुड़ेगा, अर्थात ये आपका मान के चलिए कहां से, यहां से लेकर यहां तक, अर्थात इसमें जो आएगा उसका नाम क्या होगा? या माता, या माता। राइट। अब ये सामने वाला छोड़ दो, सामने वालों को छोड़ोगे तो कहां से चालू होगा? मां से रा तक, माता रा। तो यहां पे क्या लिखोगे आप? माता रा। राइट। उसके बाद आपको क्या करना है? फिर ये 2 तक आ गए, अब तीसरा को लो, तीसरा के बाद 2 को और लो, यानी ताराज। क्या लिखेंगे यहां पे? ताराज। उसी प्रकार से अब आगे बढ़ जाओ, ताराज हो गया, उसके बाद राजभा, राजभा। उसके बाद रा से होने के बाद किस में आ गए? जा से जभान, जभान। ठीक है। भा में आ जाएंगे तो भानस, भानस। न में आएंगे तो क्या हो जाएगा? न से देखो, भा न स,
न से लोगे तो नसल, नसल, नसल। उसके बाद स से लोगे तो अंतिम तक जाएगा, यानी क्या होगा, सलगा, सलगा। विश्वास करता हूं कि कैसे और किस प्रकार से लिया आप लोगों को समझ में आया होगा। राइट, इस प्रकार से आप केयर कर लेना। शुरू में तो मैं अच्छे से बताया, शुरू का 3 अक्षर, फिर बाद का 3, फिर बाद का 3, ऐसे करते करते हम कहां तक गए, सलगा तक गए। इसके बाद तो अगर हम ला को लेंगे तो 3 शब्द हो ही नहीं रहा है, जबकि समूह या गण 3 वर्णों से ही बनेगा। तो ये आपको समझ आया होगा। यगन का मूल नाम क्या है, या माता। मगन का मूल नाम क्या है, मातरा। ऐसे 8 वर्णों का नाम है। अब इसमें देखते हैं हम क्या लगाना, मात्रा लगाते हैं, इसमें लगाएंगे। या जो है लघु है, या क्या है, लघु। और आपके पास माँ, गुरु, ता, गुरु। इसमें देखो तीनों गुरु है, आ की मात्रा, इसलिए तीनों गुरु। यहाँ पे लिखा भी हो, तीनों गुरु वाले गण। गण का नाम क्या है, मातारा, जिसमें तीनों गुरु है। ये भी याद रखना। राइट, अब आप देखिए ताराज, तारा में दोनों में गुरु और जा में लघु। राजभा, रा से गुरु, जा से लघु, भा से गुरु। जभान, जा लघु, भा गुरु, ना लघु। भानस, भा गुरु, ना और सा लघु। नसल, लघु लघु लघु। यहां पे हम लिखें, क्या लिखें, तीनों लघु वाले गण, नसल, तीनों लघु। उसके बाद देखो सगन, सगन में सलगा, सा लघु, ला लघु, गा जो है गुरु। इस प्रकार से आप देखो गण, गण को इस तरह से आपको समझना है। इनको किस प्रकार से यगन मगन तगन लिए, लेकिन जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं मात्रा लगाने के लिए तो या माता, मातरा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल, सलगा पे आके अंत हो जाता है और ऐसे मात्रा लगाते हैं। जब हम वर्णिक छंद को पढ़ेंगे, जैसे सवैया, और वहीं पे इनका उपयोग होगा, तो ये वहां पे काम आएंगे वर्णिक छंद में। और मात्रा और वर्ण लगाए हैं, वो कहां पे काम आएगा, आपका मात्रिक छंद में। विश्वास करता हूं ये छंद की उत्पत्ति, छंद के परिभाषा और छंद के जो 6 अंग है उनको मैंने डिटेल से समझाया। अगर थोड़ा भी आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है तो जरूर मेरे मेहनत के आधार पे आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम अलग अलग छंदों को लेकर उनके परिभाषा, उनके उदाहरण और मात्रा लगाते हुए हम लेके चलेंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में जो छंद उपयोग हुआ है केवल उन्हीं छंदों को हम समझाएंगे। और जरूरत पड़ेगा तो आप लोग बताना कि कौन कौन से छंदों का और वीडियो बनाना है, जरूर हम बना देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।